चलिए फोकस करते हैं कॉर्पोरेट आर में। अब हम बात करते हैं प्रूडेंट कॉर्पोरेट की। 4 जून 2003 को शुरू हुई थी ये कंपनी। एएयूएम और कमीशन के मामले में दिग्गज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में से ये एक नाम है। ये म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस सोल्यूशन, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस सहित कई और सर्विसेज देती है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हाल, दूसरी कंपनियों से मिल रहे कंपटीशन पर बात करेंगे। साथ ही एक्टिव क्लाइंट्स कैसे बढ़ाएं कंपनी, इस पर हम फोकस ज़रूर करेंगे। एयूएम के टारगेट, आगे के आउटलुक पर क्या है कंपनी का व्यू। स्वागत करना चाहूँगी कंपनी के सीएमडी संजय शाह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। सबसे पहले आपसे इस वक्त बिजनेस क्या है, कैसा चल रहा है, किस तरीके की ग्रोथ देख रहे हैं। मार्केट ऑफ कोर्स थोड़ा वॉलेटाइल रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, बट अब चूँकि हम इस नए साल में एंटर कर चुके हैं, किस तरीके की प्रोजेक्शंस देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ सर? थैंक यू स्वाति जी। एक तो आपके सारे व्यूअर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं 2023 के लिए। और मैं आपको पहले एक बार बताऊंगा 2022 के बारे में। तो और अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो 2022 के अंदर एयूएम हमारी करीबन पूरे साल के अंदर 37 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़ की तरफ पहुंची है। तो करीबन 8-9% का ग्रोथ आया हुआ है। बट उसमें आप इक्विटी एयूएम देखोगे तो वो 17 लाख करोड़ से 20 लाख पहुंची। तो ये जो भी ग्रोथ लास्ट एक साल में आया है वो मेनली इक्विटी साइड की तरफ आया हुआ है। एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर अगर लास्ट एक साल का मैं बताऊं, या तो ओवरऑल अगर कैपिटल मार्केट की बात बताऊं, तो एसआईपी विच इज बेसिकली वेरी वेरी ह्यूज मिरेकल फॉर ऑल ऑफ अस। तो जो लास्ट ईयर में 11,300 करोड़ का हमारा एसआईपी शुरुआत के अंदर बेस था, वो करीबन मेरा मानना है दिसंबर का नंबर भी आना बाकी है, वो 13,500 करोड़ के आजू बाजू आएगा। और एसआईपी नंबर जो 5 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे थे एसआईपी अकाउंट के, वो 6 करोड़ की तरफ पहुंचे हुए। तो ओवरऑल आई थिंक 2022 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर खत्म हुआ है और वो आई थिंक ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा है। अनदर पॉजिटिव पॉइंट अगर आप देखोगे तो महीने का हम 13,000 करोड़ रुपया जो रिटेल से इकट्ठा करते हैं वो 6 करोड़ अकाउंट से आते हैं। तो आप समझ लीजिए एवरेज अमाउंट है 2,200 रुपये की। तो ये रिटेल का जो इंडिया की जो स्टोरी है, डेमोग्राफी है, उसका डिविडेंड आई थिंक कैपिटल मार्केट को मिल रहा है। तो लास्ट ईयर दूसरे तरीके से अगर आपको मैं 2023 का अगर आप लेटेस्ट प्रोजेक्शन की हम बात करें तो ये जो 13,000 करोड़ रुपया महीने का आता है एसआईपी का, उसको अगर आप सालाना देखोगे तो करीबन 1,65,000 करोड़ होता है। अगेंस्ट दी टोटल इक्विटी एयूएम हमारा आज की तारीख में 21 लाख करोड़ है। तो 7 से 8% आपका एसआईपी इनपुट वैल्यू ऑलमोस्ट सेट इन है। तो वो उतना ग्रोथ तो आपको दिखना ही चाहिए मार्केट आपके एयूएम के अंदर। दूसरा मेरा मानना है कि आपका एफडी का रेट आज की तारीख में 60% के आजू बाजू चल रहा है। अगर इक्विटी का रिस्क प्रीमियम अगर आप 4-5% ऐड करते हैं तो 12 से 13% के आजू बाजू आपका मार्क टू मार्केट गेन होना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक आध साल आगे पीछे आई थिंक मार्केट का अगर मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड जाता है वो बात अलग है। तो ओवरऑल लास्ट एक डिकेड म्यूचुअल इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा रहा हुआ है। आने वाला डिकेड भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उसके दो मैंने रीजन आपको बताए, एक तो स्ट्रॉन्ग एसआईपी बुक, दूसरा मार्क टू मार्केट। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं बियॉन्ड 30 सिटीज। अगर आप 2017 में देखेंगे तो बियॉन्ड 30 सिटी से सिर्फ 9% एयूएम आती थी, आज की तारीख में 22% पे पहुंची हुई है, थैंक्स टू ऑल एडिशनल इंसेंटिव जो सेबी ने अलाउ किया हुआ है बियॉन्ड 30 सिटीज के अंदर। ओके फेयर इनफ। तो आपने रीजंस दिए कि क्यों इंडस्ट्री अच्छी ग्रो की है और आगे आउटलुक भी स्ट्रांग दिख रहा है। पेनिट्रेशन लेवल्स ऑब्वियसली यहाँ पर हमें अच्छे अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हैं। आपने जैसे बताया 30 सिटीज़ में जो शेयर था वो बढ़ गया है और अब आप देख रहे हैं लोग ज़्यादा आ रहे हैं आगे एसआईपी के फॉर्म में। तो एसआईपी की ग्रोथ जो आपने कही सर, कितनी एंटिसिपेट कर रहे हैं एवरी ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करेंगे ग्रोथ? क्योंकि अभी पीछे कुछ महीनों में या साल भर से हमने देखा है मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ा है रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो ये जो ट्रेंड है कब तक आप देखते हैं बढ़ते हुए एट अ वेरी कंसिस्टेंट ग्रोथ क्या रह सकती है, क्या ग्रोथ रेट होगी सर? देखिए स्वाति जी, ओवरऑल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कैम्स ने अभी एक उनके रिपोर्ट में कहा था कि कैम्स आज की तारीख में 2.4 करोड़ इन्वेस्टर्स को सर्विस करता है। उसमें से आज भी 56% लोगों ने एसआईपी नहीं चालू करी हुई है। तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ 1.25 करोड़ लोगों की एसआईपी कैम्प में है। तो करीबन 2-2.5 करोड़ लोग, टोटल 3.5 करोड़ इन्वेस्टर्स है इंडस्ट्री के अंदर, उसमें से 2-2.25 करोड़ लोगों ने एसआईपी चालू करी है। तो मेरा मानना है एसआईपी एक रिटेल है और वहां पर मुझे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो आज की तारीख में जो दिसंबर एंड के अंदर 13,300 या 13,500 करोड़ का बेस था, वो आने वाले 3-4 साल के अंदर 25,000 करोड़ पे क्यों नहीं पहुंचेगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है। सो 20 से 22% का सीएजीआर ग्रोथ एसआईपी बेस के अंदर मैं बहुत ही स्ट्रांगली मानता हूं कि मिलेगा। उसका मेन रीजन यही है कि
आज तक आपका बिजनेस जो आता था वो टॉप 30 सिटीज से आता था, नाउ बिजनेस स्टार्टेड मूविंग टू बियॉन्ड 30 सिटीज, प्लस कन्वीनियंस। आप देखिए ये साल के अंदर करीबन 80% नए केवाईसी या तो 80% से ज्यादा नए ट्रांजेक्शन सारे पेपरलेस हो रहे हैं, सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहे हैं। तो आज आप पुणे में बैठे हुए हैं या पालनपुर में बैठे हुए हैं, आपके लिए टेक्नोलॉजी सबके लिए सही है, सबके लिए आई थिंक वो कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रही है। तो कन्वीनियंस, ईज, प्लस थैंक्स टू एवरीबडी। आप मीडिया ले लीजिए, प्रेस ले लीजिए, सब लोगों ने एसआईपी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बेस बनाया हुआ है। तो मुझे ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आने वाला डिकेड मेरा मानना है कि इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स का ही है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये आने वाला डेकेड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हो। लेकिन सर, अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जो बात कर रहे हैं, क्लियरली इसमें कंपटीशन भी बढ़ रहा है, सभी इसको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। तो आपके प्लेयर्स, आप जैसे प्लेयर्स जो अच्छा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं, उनके लिए कंपटीशन बढ़ भी जाता है। डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, इनसे आप कैसा कंपटीशन देख रहे हैं? क्योंकि ये क्लियरली एक बड़ा थ्रेट है आपके आगे के बिजनेस मॉडल को। तो क्या स्ट्रैटेजी होगी टू काउंटर कंपटीशन सर? सो देखिए, आई थिंक ओवरऑल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, ग्रोथ पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि एवरीबडी विल हैव देयर ओन वे ऑफ एक्सपांडिंग द मार्केट। तो सब लोग एक अपना अपना अच्छा सा क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन करेंगे इंडस्ट्री को ग्रो करने के अंदर। तो लास्ट 5 साल के अंदर ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, गिविंग द कन्वीनियंस लोगों को इंडस्ट्री के अंदर लाने के लिए। हमारा स्ट्रॉन्ग मानना है कि मास एफ्लुएंट को एक बार एंट्री देने के लिए ये सब लोग बहुत ही अच्छा काम करेंगे। बट जैसे ही आपका पोर्टफोलियो एक लेवल के ऊपर पहुंचता है, क्योंकि आप समझ लीजिए आपका पैसा इसके अंदर लगा हुआ है, इट्स नॉट ए कंज्यूमर प्रोडक्ट कि आपने एक बार लिया, कंज्यूम कर दिया, फिर आपको सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो साइज बढ़ता जाएगा, उसको कहीं ना कहीं किसी एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एंट्री देगा, उसके बाद का जो भी सेगमेंट आएगा उसको रिटेल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको हैंडल करेगा, यहाँ से बढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि एमफी इज ऑल्सो रियलाइजिंग द फैक्ट कि आज की तारीख में ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले सिर्फ 1.25 लाख लोग हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इसलिए उन्होंने ये साल के अंदर, जैसे आपका म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन सक्सेसफुल हुआ, इसी तरीके से उन्होंने एमएफडी शुरू करके करके नया कैंपेन चालू किया हुआ है। और उनका भी एक एक्सपेक्टेशन है कि ग्राउंड लेवल पे जो 1.25 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स वो 5 लाख बनने चाहिए। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी सर्वाइव करेंगे, रिटेल आईएफए भी सर्वाइव करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आदमी की वेल्थ बढ़ती है, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर एक्सोटिक प्रोडक्ट। तो वहां पर आपका वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट आएगा जो उनको पीएमएस देगा, एआईएफ देगा, मार्केट लिंक डिबेंचर्स ठीक है, देंगे। आपकी बात ठीक है। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक हद तक हेल्प करेंगे, उसके बाद लोग मैच्योर होके वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज पर जाएंगे। बट सर, ये कंपनीज भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस प्रोवाइड कर रही हैं और आगे ये भी इस एरिया पे ग्रो करिए, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी है। उनके पास अगर क्लाइंट्स होंगे तो उनको जाने क्यों देंगे? उनके लिए भी एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेटअप है। तो हम इसको पूरी तरह रूल आउट नहीं कर सकते कि ये आपके बिजनेस को थ्रेट देगा। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस का भी ये मानना है कि ये एक बड़ा कंसर्न है फॉर कंपनीज हु आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ लाइक योर्स। उनको ये एक बड़ा थ्रेट आ सकता है। उसकी वजह से मैं ये सवाल आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी रिटेन करने के लिए अपने क्लाइंट्स और रेवेन्यू? क्योंकि एक ल्यूक्रेटिव ऑफर है। अगर मुझे भी आज एक बेटर ऑफर मिलता है तो जहाँ कम पैसा देना है या नहीं देना है, मैं वही ऑप्ट करूँगी। व्हाई नॉट सेव सम मनी? सो ये तर्क आप कैसे काउंटर करेंगे? तो देखिए, आई थिंक कंपटीशन को मैं काउंटर कैसे कर सकता हूँ। कंपटीशन को काउंटर करने के लिए मुझे अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, मुझे कस्टमर के पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट बास्केट स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर की साइज बढ़ती जाती है, म्यूचुअल फंड हैज बिकम एफएमसीजी नाउ। अगर मुझे किसी कस्टमर को एक्वायर करना है तो सिर्फ म्यूचुअल फंड के तरीके से एक्वायर करना भी डिफिकल्ट हो चुका है, तो मुझे प्रोडक्ट बास्केट भी बनानी पड़ेगी। तो अगर आप प्रूडेंट एज ए कंपनी देखोगे तो आज की तारीख में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं है, हम सारी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पीएमएस ले लीजिए, एआईएफ ले लीजिए, सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड्स है, इंश्योरेंस है, स्टॉक ब्रोकिंग है। सो ओवरऑल प्रोडक्ट बास्केट हमारी बहुत स्ट्रांग है और ये सारी प्रोडक्ट बास्केट हमें कस्टमर को रिटेन करने के लिए और कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए हेल्प करती है। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ से बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अगर ये 40 लाख करोड़ का मार्केट 100 लाख करोड़ होने वाला हो आने वाले 5 साल के अंदर, तो वहां पर सब लोगों का प्ले होगा और एएमसी स्पेस स्ट्रांग हो रही है। आप जो अभी मुझे बता रहे थे कि ज़ीरोधा, ग्रो, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट द एएमसी एज अ बिजनेस, तो शायद एएमसी के स्पेस के अंदर स्ट्रांग कंपटीशन होगी। बट डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस के अंदर मैं मानता हूं कि हमारे जैसे रिटेल आउटफिट के लिए बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ की गुंजाइश है और वो बनी रहेगी। सर, पहले तो मैं आपसे अब 2 सवाल जानना चाहूँगी, स्ट्रैटेजी आपकी समझना चाहूँगी। एक तो नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स क्या है इस वक्त और किस तरीके की एडिशन
हम देखेंगे कमिंग ईयर में क्या टारगेट्स रखे हैं, अच्छा अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो क्या सस्टेनेबल होगा, और साथ ही में AUMs क्या है इस वक्त और क्या AUMs टारगेट रखे हैं अगले साल के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी बहुत है और यहाँ पर अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो नंबर क्या होगा? स्वाति जी, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रूडेंट कॉर्पोरेट एक यूनिक वे से इंडस्ट्री में काम करता है। पूरी इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो वो B2C है, जहां पर वो रिलेशनशिप मैनेजर को रख के कस्टमर के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। हमारा जो है बहुत ही लार्जेस्ट रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जहां पर रिटेल IFA हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा मेजर ड्राइवर है ग्रोथ का, कितने नए IFA हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आज की तारीख में हम करीबन 27,000 लोगों के साथ काम करते हैं रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट का। तो ये जो मेरा हर महीने का हम करीबन 400-500 लोगों को ऐड करते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन है इस साल के अंदर 5,000 लोगों को ऐड करने का, और हम वो पर्टिकुलर टारगेट के लाइन के अंदर है, वो टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आई थिंक हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट था वो नंबर ऑफ IFAs को जोड़ना, वो बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरा हमारा टारगेट होता है ग्रोथ के लिए SIP बुक का। तो मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर मेरी SIP बुक थी करीबन 384 करोड़ की। जब मैं आपसे भी बात कर रहा हूं तो मैं करीबन 484 करोड़ के ऊपर पहुंचा हुआ हूं। तो महीने का हम करीबन 450-500 करोड़ रुपए SIP से इकट्ठा करते हैं। वो बहुत ही स्ट्रांग विजिबिलिटी देता है मेरी AUM की ग्रोथ का। हमारे AUM में करीबन आज की तारीख में 56,000 करोड़, एंड वी आर दी सेकंड लार्जेस्ट रिटेल वेल्थ मैनेजर ऑफ द कंट्री। और वहां पर नंबर ऑफ कस्टमर करीबन हमारे पास 15 लाख है। तो आप समझ लीजिए कि जो करीबन एवरेज 3 लाख 3.5 लाख रुपीज वाले कस्टमर को हम मैनेज करते हैं वहां जी पर। आपका जो सवाल था डायरेक्ट वाला, तो वहां पर बहुत ज्यादा हमें प्रेशर नहीं आता जी। ये फिनटेक प्लेटफॉर्म का, क्योंकि वहां पर एडवाइजर उनको फिजिकली एडवाइस करता है, उनको मिलता है, उनको एडवाइस देता है। बट सर मार्केट जो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, इसके वजह से जो कंसर्न्स हो सकते हैं, और अभी भी मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आया है, उसकी वजह वो कितना बड़ा कंसर्न है, और मार्केट को लेकर क्या प्रोजेक्शंस है फॉर 2023? क्या जिस मोमेंटम को हमने 22 में देखा वो बनेगा? क्योंकि SIPs ऑब्वियसली तभी ज़्यादा लोग आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या आप कॉशियस है? आई थिंक कॉशियस है, हम लोग कॉशियस है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 महीने के अंदर या लास्ट 6 महीने के अंदर एक अच्छा चेंज हम इन्वेस्टर की बिहेवियर में वो देख रहा है कि मार्केट की हाई के ऊपर रिडम्पशन आता है, मार्केट के लो के ऊपर नहीं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स ऑल्सो, अगर मार्केट के टॉप के ऊपर अगर थोड़ा सा रिडम्पशन आता है तो यू ऑल्सो हैव फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन कि किसी ने प्रॉफिट बुक करा हुआ है जो शायद वापस आएगा नीचे के लेवल पे। नंबर 1। नंबर 2, ओवरऑल इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो जो रिस्क को मैनेज करने वाली प्रोडक्ट कैटेगरी है एक आपकी बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी, वो लास्ट 5 साल के अंदर उभर के आज की तारीख में उसके अंदर 2 लाख करोड़ रुपया है। जहां पर एवरेज अगर आप 2 लाख करोड़ की BEF की कैटेगरी में एवरेज इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख करोड़, तो 50% कैश है उनके पास। और ये कैटेगरी डायनेमिकली बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, बिटवीन डेट एंड इक्विटी मार्केट के वैल्यूएशन के मुताबिक अपने लेवल को एडजस्ट करती है। वो भी एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी उभर के आई है। तो ओवरऑल आई थिंक इन्वेस्टर्स आल्सो बिकम लिटिल बिट मैच्योर्ड, वो भी। और प्लस रिटेल इन्वेस्टर में होता क्या है कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो उनको मालूम है कि भाई हर एक लेवल पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे नीचे के लेवल पे NAV नीचे जाएगी तो ज्यादा यूनिट मिलेंगे। प्लस थैंक्स टू एवरीबॉडी, आप सब लोगों ने भी SIP को इतना स्ट्रॉन्ग आई थिंक हमने प्रमोट किया हुआ है कि लोगों के मन में क्लियर थॉट है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ मेरा इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, ऑल राइट, ऑफ कोर्स सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही एक तरह से अच्छा और ज़्यादा कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के बिजनेस प्लान्स है, क्या है आउटलुक अगले साल के लिए। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो ये थे संजय शाह साहब, CMD ऑफ प्रूडेंट कॉर्पोरेट, हमसे बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, आप जाइएगा मत कहीं। धन्यवाद।